नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। हलचल तेजी पर है और कुछ ना कुछ राजनीतिक सरगर्मियां रोज के रोज होती हैं। पिछले कल की बात करें या आज की बात करें, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से ब्लैक पेपर जारी किया और जिसमें बताया कि पिछले 10 सालों को अन्याय वाला 10 साल एक डेकेड माना जाएगा और उसकी एवज में निर्मला सीतारमण की ओर से एनडीए की तरफ से व्हाइट पेपर जारी किया गया। ये करीब 59 पेजेस का व्हाइट पेपर था और इसमें बताया गया कि किस तरीके से 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चरमराया। लंबी फहरिस्त है। मैं चाहूंगा कि पैनलिस्ट और आपके बीच में ज़्यादा समय ना व्यतीत करता हुआ मैं सीधे ले चलूंगा अपने पैनलिस्ट की तरफ से। हमारे साथ हैं गोपाल पार्थसारथी जी, जो एक अर्थशास्त्री हैं, बड़ा अनुभव उनका। गोपाल जी, आपका स्वागत है। राकेश पंत जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। शेख बशीर जी बड़े सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ नम्रता शर्मा महासचिव हैं कांग्रेस की, प्रदेश कांग्रेस की, आपका भी स्वागत है। ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है। बात है कि 10 साल का जो अन्याय काल का दौर रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम नहीं कहते, ये जनता की आवाज है कि जिस तरह से जनता के ऊपर जुल्म सितम। और देखिए, कल ही उत्तराखंड के अंदर 6 लोगों की वहां मौत हो जाती है। किस तरह की गंभीर परिस्थितियां हैं देश के अंदर। और ये कहते हैं कि आज देश के अंदर बिल्कुल इन्होंने कम्युनिज्म को खत्म किया और एक तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम दबाव बनाते हैं जनता को किसी भी तरह से, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खाली विपक्ष को घेरने से, हम नेहरू जी को गाली देने से, इंदिरा जी को गाली देने से, राजीव जी को गाली देने से आप देश नहीं चला सकते। हाँ, हम मानते हैं कि आप घबराए हैं उस 60 साल पहले जो एक प्रधानमंत्री इस स्वर्गीय हो गए, उनसे भी आज, क्योंकि उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विराट चरित्र था, उसके ऊपर आप, क्योंकि 200 साल जो यहाँ अंग्रेज राज करके गए, उसके बाद भी देश को दिशा दिखाने का काम जिस तरह नेहरू जी ने किया, जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किए इस देश के अंदर, वो ये कभी नहीं कर सकते। हाँ, ये कल्पना कर सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं उस तरह की, उसको जैकेट का नाम चेंज कर सकते हैं, महंगे वस्त्र पहन सकते हैं, पर देश को उन्नति की राह पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सोच नहीं है। वो वहां पे सोच की कमी है, विचारधारा की कमी है और उस विजन की कमी है जो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। विशेषकर इस बीजेपी को जो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास उस चीज की कमी है और यही हम कहना चाहते हैं। इसीलिए कल जो कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर जारी किया, जो चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी पे लगाई जी, वो 57 पेजेस की जी, 57 पेजों की जो ब्लैक पेपर जारी किया, जो चार्जशीट है भारतीय जनता पार्टी पे, वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। वो जो आज समाज के अंदर जिस तरह से एक अराजकता का माहौल है, उसको लेके है। नम्रता जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्या चश्मा इनका ठीक नहीं है? नेहरू इंदिरा जी को कुछ कहते हैं, राजीव जी को कुछ कहते हैं, लेकिन आज देखिए पीवी नरसिम्हा राव को, भारत रत्न स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, जो देश के प्रधानमंत्री। दूसरी बड़ी बात सुनिए, कल प्रधानमंत्री ने पटल में, हाउस के अंदर ये कहा है कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र को जितना सुदृढ़ बनाया, उनका बहुत योगदान है। देखिए, धीरे धीरे ये सब कुछ मानेंगे। इनके पास, देखिए, हमारे पास बहुत बड़ा पिटारा है देश को आगे ले जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम जिन्होंने जीता और लड़ा, उनका। इनके पास है क्या? इनके तो पूर्वज वो हैं जो माफीनामा देते फिरे। कभी ये हमारे में से पटेल को चुराने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ, लेकिन हम खुश हैं कि आखिरकार इनकी आंखें खुली और आज इन्हें लगा कि नरसिम्हा राव जी का कोई रोल रहा है इस देश को उन्नति की राह पे आगे ले जाने के लिए। हम खुश हैं कि मनमोहन सिंह जी, जो एक इकोनॉमिस्ट रहे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को उस वक्त, जिस वक्त पूरे वर्ल्ड भर में जब एक क्राइसिस का माहौल था, देश को खड़ा रखा और इकोनॉमी को अपनी सुदृढ़ रखा। यहाँ नौकरियां, रोजगार से लोगों को बेरोजगार नहीं किया, लेकिन जो बेरोजगारी की दर आज देश के अंदर, और विशेषकर अब देख रहे हैं कि किस तरह से पढ़ा लिखा बेरोजगार, और आज पढ़ाई के जिसको मूल्य ही ना पता हो, वही तो पैसे के, पेंसिल के ऊपर, रबड़ के ऊपर और दूध के ऊपर, बच्चे के दही के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से एक नफरत, और नहीं चाहते कि कोई पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे बेरोजगारी की दर कहां बढ़ा दी?
तो ये साफ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। आज जो सोशल इनजस्टिस है देश के अंदर, जिस तरह से आज इनजस्टिस हर तरह से दिख रहा है, विमेन के ऊपर जो अत्याचार, मणिपुर पे चुप रहते हैं, मौन रहते हैं ये मोनी बाबा, आज मोनी अमावस्या, लेकिन पूरे 90 दिन ये मोदी जी चुप रहे मणिपुर पे। जो इतना मोनी बाबा का टर्म किसी और व्यक्ति विशेष पर यूज किया जाता रहा है, लेकिन ये मोनी बाबा उसमें मोनी बाबा बन के आए जब मणिपुर पे इनको बोलना था, जहां महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था। चलिए राकेश जी के पास आने से पहले हम कुछ ब्रेकिंग्स आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने जारी किया है श्वेत पत्र, और अर्थव्यवस्था को लेकर ये 59 पेजेस का श्वेत पत्र है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है, इस पर चर्चा बदस्तूर जारी है। बीजेपी ने गिनाए हैं यूपीए सरकार के 15 घोटाले, यानी 15 घोटाले बीजेपी ने गिनाए हैं। 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ये दावा किया है। पर बताते चले आपको, वित्त मंत्री लोकसभा के पास, ठीक है, आपने व्हाइट पेपर इशू किया, आपने वादा किया हुआ था, दावा किया हुआ था कि आप व्हाइट पेपर इशू करेंगे। जिस दिन आपने इंटरम बजट पेश किया था, उसी दिन निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम एक व्हाइट पेपर लाने वाले हैं, जो व्हाइट पेपर 2014 से पहले की यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर निर्धारित होगा। अगर मैं आज बताऊं तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपसे जानना चाहूँ, जिस तरह से निर्मला जी ने आप पर सीधे सीधे सटीक आरोप लगाए हैं कि आपके पास खाली जुमलेबाजी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, ये नम्रता जी के आरोप है। विनोद जी, हमने शायद ध्यान से सुना नहीं है कि नम्रता जी जब बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि कम्युनलिज्म को ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये सच्चाई उनके मुंह पर आ गई कि हमने यहाँ पर कम्युनलिज्म को खत्म किया। मैडम, आई डिड नॉट बी पेशेंट, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। नम्रता जी, आपको भी पूरा अवसर दिया जाएगा, पूरा मौका दिया हमने। हाँ, अब आप बोलिए जी। मैंने बड़ी शालीनता से सुना उनको, इसलिए धैर्य रखिए। और मैं चाहूंगा कि डिबेट पूरी शालीनता से रहे, क्योंकि सुनने वालों को लगे कि आपका म्यार और कद कितना बड़ा है। बिल्कुल, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की उन्होंने बात की कि हम देर आए दुरुस्त आए। जी, अच्छा हुआ कि उनके क्रेडिट को जो है वो पहचाना गया। हम नरसिम्हा राव जी के क्रेडिट को तब से पहचानते हैं जब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय के बाहर रखा गया और कांग्रेस कार्यालय के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए। उनके पार्थिव शरीर को अंदर नहीं जाने दिया, ऑन द डिक्टेशंस ऑफ सोनिया गांधी जी। ये सर्वविदित है, सबको मालूम है। और आनन फानन में वहां से ले जाकर उनका जो दाह संस्कार है वो जाकर उनकी होम स्टेट में करना पड़ा। ये उस क्रेडिट की बात करते हैं। आज अगर एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को दिया है तो इसीलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बार ये कहा और लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो 1947 से लेकर आज तक उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारत को आगे ले जाने में योगदान है, ये रहा। उसके बाद आ जाइए आप अपीजमेंट की पॉलिसी। इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यहां पर माइनॉरिटी का सबसे पहला अधिकार है यहां के रिसोर्सेज के ऊपर। यह किसकी अपीजमेंट है? यहां के रिसोर्सेज पर देश के 140 करोड़ लोगों का अधिकार है, किसी एक सेक्शन का अधिकार नहीं है। यह कांग्रेस की अपीजमेंट है। और रही बात के आजादी की लड़ाई में जी ये कहां थे वो कहां थे, मैं आपको एक बात विनोद जी बताना चाहता हूं कि नम्रता जी के दादाजी, मेरे परदादाजी या हमारे साथ बशीर साहब बैठे हुए हैं, उनके परदादाजी किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं इस आजादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं उनका योगदान होगा, किसी ना किसी रूप में भी होगा। जरूर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनकी एसोसिएशन तो होगा। तो इसलिए ये बार बार ये ना बोला करें कि किसका योगदान था। हमने लड़ाई लड़ी और इस देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी और स्वाधीनता संग्राम जो है उसमें विजय प्राप्त की और यहां पर देश जो है वो
स्वाधीन हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। तो इसलिए इसमें अपनी बड़ाई करने की जरूरत जो है वो आपको नहीं है। बशीर साहब जानेंगे। बशीर साहब, शुरुआत में इनका पहला ही है कि राजनीतिक तानाशाही इस 10 सालों में पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप रही है। यू एग्री? आप इससे सहमत हैं कि एनडीए के कार्यकाल 2014 से लेकर के आज तक ये राजनीतिक तानाशाही करते रहे हैं? देखिए विनोद जी, ये 2014 से लेकर 2024, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, तो अब ब्लैक पेपर भी आ गया, व्हाइट पेपर भी आ गया, ब्लैक भी आ गया। मुझे ये लगता है कि ना ब्लैक पेपर आना चाहिए था, ना व्हाइट पेपर आना चाहिए था जी, क्योंकि लोगों के पास तो जाना है, वहां से ही पता लगता कि भाई कौन कहां खड़ा है। इंडिया के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। 2014 में लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया मोदी जी को रूल करने के लिए, और आज जो वाइट पेपर है, मैं थोड़ा सा सुन पाया, ना मैंने वो पढ़ा तो ना मैंने ब्लैक पेपर पढ़ा। आपको मैं सारा पढ़ा सकता हूँ। नहीं, थोड़ा सा जो मैं, जब तक आप सारा नहीं पढ़ेंगे उसके ऊपर शायद टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि 2014 में स्विस बैंक के अकाउंट्स की बड़ी चर्चा थी। तो आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो स्विस बैंक अकाउंट का की चर्चा है इसमें व्हाइट पेपर में, कि उसका क्या हुआ? जुमलाबाजी की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो अमित शाह जी खुद ही कहते हैं कि ये जुमलाबाजी थी, चलो उसकी तरफ नहीं जाऊंगा मैं। दूसरी चीज, प्राइस राइज 2014 से पहले जटले साहब और स्मृति ईरानी जी ने गैस सिलेंडर चलाए थे, वो सारी दुनिया ने देखे। आज भी वो गैस सिलेंडर और वो जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। वो कहाँ खड़े हैं आज? क्या वहां से वो नीचे आए? साहब, मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों में ताकत नहीं है खाली सिलेंडर भी उठाने। एक मिनट, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे, जनता के बीच में जाना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए, जो सदाकत है जनता के बीच में लानी चाहिए। प्लीज, मैं ये समझता हूं कि आपने ठीक कहा कि वो इतने भारी हो गए कि अब वो बीजेपी अपोजिशन वाले उठा नहीं पा रहे हैं। बड़ा उसके अलावा आपने चर्चा की, ये जो हमारे ये हैं अवार्ड नरसिम्हा राव जी को भी मिला, अडवाणी जी को भी मिला। अडवाणी जी हैं, नरसिम्हा राव जी इस दुनिया में नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के उन किसानों के साथ जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया जानती है। जरा प्राइम मिनिस्टर साहब वो बताएं कि वो जो किसान लोग मर गए उनसे माफी तो मांग लें, नंबर एक। और कितने महीने वो सड़कों पर रहे, इसी गवर्नमेंट में हुआ। उसके अलावा चलिए, मुल्क के अंदर पहली दफा पोलराइजेशन इस हद तक हो गई है कि कोई भरोसा नहीं, डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो रही है। और मैं आपको सफाई से कह रहा हूं कि आप अवार्ड देने से खुश नहीं करिए, आप वो चीज करिए जिससे सेकुलर फैब्रिक की बात करेंगे, नहीं, जिससे सेकुलर 2008 का लैंड रोड सबने देखा हुआ है, जब उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी बाबा बर्फानी के भक्तों। मैं इसका जवाब दे दूंगा। 2008 में उमर साहब ने क्या कहा? पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, हम नहीं थे, हमको मैंडेट मिला, हमने 2008 से लेके 2014 तक हुकूमत की। उस वक्त क्या हुआ? लोगों का मैंडेट था, लेकिन उसी मैंडेट में 2014 से लेके बीजेपी और पीडीपी थी, उसका भी हिसाब किताब करें। वो कहां थे? हुकूमत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जब हुकूमत से बाहर आ जाते हो तो फिर लेबल लगाते हो। पहली चीज यह है कि लोगों के इश्यूज हैं, जिम्मेदारियों के इश्यूज हैं, इस वक्त ट्रेडर्स के इश्यूज हैं। हाँ, मैं जम्मू के हवाले से बात करूंगा। जम्मू का सारा बिजनेस आउटसोर्स कर दिया गया, जम्मू के ट्रेडर्स सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बोल इसलिए नहीं रहा है कि दबाव जो है पुलिस का है। यहां परसों मैं आपको बताता हूं, पिछले हफ्ते क्या हुआ। एक सिविल सोसाइटी है, उन्होंने कोई मीटिंग रखी थी जम्मू क्लब में। अच्छे लोग हैं वो, डिफरेंट धर्मों के लोग हैं। जनाब उनको पहले दिन थाने में बुला के ले गए। ये कोई तरीका है? किस तरह की डेमोक्रेसी का सबक दे रहे हो आप? परसों उमर साहब जाने वाले थे वहां सुंदरबनी, उसको कहा नहीं जी आप नहीं जाएंगे, बाहर पुलिस खड़ी कर दी। आप, मैं मान के चलता हूं शायद हमसे भी गलतियां हुई हैं,
मैं नहीं कहता हूं कि हमसे गलतियां नहीं हुई। इस दुनिया में हम जो सब लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। पंडित नेहरू से भी गलतियां हुई होंगी, वो भी ह्यूमन बीइंग था। लेकिन हम उन आज की गलतियों को, अनरेस्ट का, आज की गलतियों को 2010 के अनरेस्ट का पता होना चाहिए। आपने कितनी पाबंदी आज की गलतियों को, मैं गोपाल से चाहता हूँ, गोपाल पार्थसारथी जी अर्थशास्त्री हैं। गोपाल जी, आप कितना अंतर समझते हैं 2014 से पहले और इस वक्त की अर्थव्यवस्था में? देखिए, जहां तक अब चूंकि हम बात कर रहे हैं श्वेत पेपर की और ब्लैक पेपर की, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर की, जब 2014 में ये गवर्नमेंट आई, उससे पहले के जो हालात थे, वो चाहे वो यूएस डेटा हो, कुछ भी हो जी, उसमें हमारी इकॉनमी काफी पीछे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकॉनमी पीछे होने के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जो इकॉनमी होती है वो खाली पॉलिटिकल सेटअप से नहीं चलती, उसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे सेक्टर्स आपके जीडीपी में जी मदद करते हैं उसको बढ़ाने में जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तब इकॉनमी के हालात इतने अच्छे नहीं थे, हमारे रिजर्व्स अच्छे नहीं थे, और अगर वर्ल्ड की जो रेटिंग एजेंसीज की हम बात करें तो वहां पे भी हमें काफी पीछे, जो लैगार्ड्स हैं, जो स्लो मूविंग इकोनॉमीज थी, उनमें हम कहीं हमारा शुमार था। लेकिन आज का अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी हम टॉप 5 में हैं जो तेजी से ऊपर बढ़ रही हैं, और बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के मैं ये बात कर रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी ने बहुत इंप्रूव किया इन 10 सालों में। अब जो बात आ गई व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर की, जो व्हाइट पेपर जो है ये आना चाहिए था 2014 में, इस गवर्नमेंट को तब लाना चाहिए था, ताकि उन्हें पता चलता कि भाई पिछले 10 साल में हमें मिला क्या, पहले क्या था। जी, जी। लेकिन उसके अंदर एक कारण है, उसका कारण जो है वो ये था कि उस टाइम इकोनॉमी की हालात बहुत खराब थे। फॉरेन जो इन्वेस्टर था, चाहे वो एफडीआई हो चाहे एफआईआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, उनका कॉन्फिडेंस काफी शेकन था। तो गवर्नमेंट ने उस समय ये बेहतर नहीं समझा कि हम अभी कोई व्हाइट पेपर लेके आए जिसमें हम एलिगेशंस लगाएं। हम गोपाल जी, कुमार बिरला मंगलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2013 को हुई थी जी, उन्होंने कहा था कि मैं बेटर महसूस करूंगा कि मैं इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करूं। यानी 2013 में वाकई में ट्रस्ट डिफिसिट इतना ज्यादा हो गया था। इवन जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो बाहर देख रहे थे हम कहां जाएंगे। जी, तो कहने का मतलब यह है कि उस टाइम पे श्वेत पेपर लाना इलॉजिकल होता, कॉन्फिडेंस को और नीचे लेके जाता, जो हमें इन्वेस्टमेंट्स आनी थी वो शायद कहीं रुक जाती। जी। आज अब जाहिर है कि ये राजनीति है, इन्होंने भी अपने ब्राउनी पॉइंट्स बिल्कुल करने हैं। इन्होंने अभी श्वेत पेपर लाने का मकसद यह है कि पब्लिक को दिखाएं कि भाई हम कहां से कहां लेके आए हैं। और अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आप किसी पार्टी से एफिलिएटेड तो कांग्रेस पार्टी को ब्लैक पेपर लाने की जरूरत क्या थी? जी, देखिए, जब हम ब्लैक शब्द यूज कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। जी। ब्लैक पेपर बाय डेफिनेशन इट मींस डिसेंट, इट मींस प्रॉब्लम ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट, इट मींस क्रिटिसिज्म, इट्स नॉट इवैल्यूएशन। व्हाइट पेपर इज ऑलवेज इवैल्यूएशन। आपने एक चीज का एनालिसिस किया है जी। आपने कुछ वे फॉरवर्ड बताया है, होना क्या चाहिए। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी को भी एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए था जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता, जो बताता कि हमें अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है एज पर देयर मींस व्यू पॉइंट, तो उसे और अच्छा कैसे चलाया जा सकता है। जी। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा, चूंकि ये राजनीति है और हम इलेक्शन ईयर में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने जो ये व्हाइट पेपर लाया है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन को एक नए झगड़े में फंसा दिया है कि भाई आप सीट शेयरिंग की बात करें, आप जहां जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें अगर आपको इलेक्शन जीतनी है। तो आप पड़ गए इनके चक्करों में, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर में। तो मुझे लगता है बाकी जो आपने सवाल पूछा इकोनॉमी का, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में भी किसी को शक नहीं है, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक का, IMF है, सब का एक ही व्यू पॉइंट है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है। हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स जो बैरोमीटर है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, और आने वाला समय भी जो मुझे लगता है कि भारत का बहुत बढ़िया होगा, सरकार जिसकी भी बने। लेकिन एज इंडियन इकोनॉमी, नम्रता जी, इनका जो व्हाइट पेपर है उसमें ये लिखा गया है कि 2014 से पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो डर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हो रहा था, बिजली, पानी और हेल्थ सेक्टर बड़ा कमज़ोर था। इन्होंने इनके मुताबिक इनका ये कहना। जी,
मैं याद दिलाना चाहती हूँ, एफडीआई पे इन्होंने बात की और सुषमा स्वराज जी का एक बहुत बड़ा भाषण है उस पे 2013 में पार्लियामेंट में, जिसमें वो विरोध कर रही थी एफडीआई का, और बीजेपी ने बहुत विरोध किया था फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। याद दिलाना चाहूंगी जब मैकडॉनल्ड्स और ऐसी चीजों का, और उसी को एफडीआई को किसने अब लाया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इनके पास अपने विचार कुछ नहीं है, ये करना वही चाहती है जो कांग्रेस ने करके दिखाया है पिछले वर्षों में, लेकिन उसका नाम नहीं देना चाहती। लेकिन हमें नाम की रेस में पड़ना भी नहीं है। देश को अगर उन्नत हाथों में लेके जाना है तो उसके लिए उस तरह के हमें साधन देने होंगे। आज बेरोजगारी दर किस तरह बढ़ रही है, वर्ल्ड बैंक का ही है डाटा कि जो पहले वर्ल्ड बैंक से उधार इस देश के पास 50% था, देश 150 गुना बढ़ा है। और वो क्यों बढ़ा? क्योंकि अडानी अंबानी जैसे लोगों को टैक्स माफ कर दिया गया और वो बहुत सारा आम जनता के ऊपर डाल दिया गया। कल हमने देखा कि किस तरह से वो पेटीएम के जो मालिक हैं, जिसकी पैरवी और जिसका प्रचार प्रसार खुद मोदी जी ने किया। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो प्रचार प्रसारक कौन थे उसके? मोदी जी। फ्रंट पेपर की फ्रंट पेज पे जो खबर लगती है, विनोद जी आप तो जर्नलिस्ट हैं, उसका कितना पैसा देना पड़ता है, और उस पे मोदी जी को वो कह रहे हैं कि मोदी जी का विजन है पेटीएम का मालिक, और आज उस पे हवाला कांड जैसी चीजों का, और वो कौन कह रहे हैं? वो हम नहीं कह रहे, वो आरबीआई कह रही है कि उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। आज भी उस पे ईडी नहीं जाती। आज भी अडानी के पोर्ट से कितनी हजारों किलो की हीरोइन मिलती है, लाखों की, करोड़ों की, लेकिन उसको ईडी पकड़ती नहीं है। ईडी पकड़ती है तो हम कह रहे हैं आज देश के अंदर जो माहौल है, और जहां तक बात की अभी हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने, मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं बताई। ये ब्लैक पेपर इसलिए जारी किया गया क्योंकि बहुत सारे काले दिवस हैं, ये जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो हम 5 अगस्त 2019 को लें, जिस तरह से हमसे हमारी स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, हमें यूटी बना दिया गया, चाहे उसके बाद 142 सांसदों को जिस तरह से संसद के अंदर से निष्कासित कर दिया गया, और अपने हिसाब से जिस तरह से बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जिस तरह से सरकारें गिराई इन्होंने, और 411 एमएलए खरीद फरोख्त के लिए जिस तरह से इन्होंने मीडिया का उसमें सहयोग लिया, जिस तरह से उसमें इन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस का सहयोग लिया जो हमारी बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थी, जिस तरह से आज उसको इन्होंने कहा। और मैं विशेषकर राकेश जी कह रहे थे कि ये सभ्य तरीका नहीं है, लेकिन किसी चीज को टाल मटोल के पेश करना भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बढ़िया तंत्र है। इन्होंने कहा कि नम्रता ने कहा कि कॉम्युनल चीजों को खत्म, मैंने कहा कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और विशेषकर मोदी जी ने, जिस तरह से आज झूठे ओबीसी का एक अपने आप पे लेके लेबल फिरते हैं, जो 2000 वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही बने, पॉलिटिकल ओबीसी। इसी तरह से बहुत सारे झूठ हैं। जब एक प्रधानमंत्री बोलता है वो एक लॉ से कम नहीं होता। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री स्तर की गरिमा को नीचे किया है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि आज भी एक कोई सोच के साथ, कोई विजन के साथ। और व्हाइट पेपर क्या है? वो तो कटाक्ष है सिर्फ पिछली सरकारों के ऊपर। तो क्या 70 सालों में आज देश बना है? 2014 के बाद देश 1947 के बाद बनना शुरू हुआ, और उस वक्त जो कमान थी उसने आज देश को एरोनॉट, ये जो आज बोलते हैं कि चंद्रयान गया, तो चंद्रयान कैसे गया? कौन उसका नींव रखने वाला है? आज आईआईएम, एम्स, बीएचईएल, इन सब की जिन्होंने आधारशिला रखी, वो कौन थे? वो थे जिनके पास वो दृष्टि थी। 10 साल उन्होंने जेल में गुजारे। ऐसे हम नहीं कहते कि हमने स्वतंत्रता संग्राम दी। आज जो बात करते हैं उनके लिए वो तो उनकी पांव की मैल भी नहीं है। 10 साल जेलों में गुजारना कोई मामूली बात है? आज तो लोग ईडी के डर से अपनी जो पार्टीज चेंज कर लेते हैं ताकि हम बच जाएं, ईडी का हम पे छापामारी ना हो। आज आपके पास जो एमएलए आते हैं वो कैसे आ जाते हैं? आज जो आप खिरोत फरोख्त करते हैं, कभी आप मणिपुर जाके सरकारें गिराते हैं, अरुणाचल में गिराते हैं, गोवा में गिराते हैं, महाराष्ट्र में गिराते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आज लोग बहुत सजग होकर देख रहे हैं, क्योंकि देश को पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक लोगों को पहुंचाया है कांग्रेस ने, कि आज वो सोच सके और बुद्धिजीविता से काम कर सके और देख सके कि आज देश को किन हालातों में देश उन्नति की राह पे आगे बढ़ेगा। राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, पिछले 10 सालों में आपने 3 सरकारें गिराई हैं, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और जो फिगर इन्होंने ब्लैक पेपर में दी है उसमें कहा कि 411 विधायकों को खरीद रहे हैं। पहले तो वाइट पेपर पे आते हैं विनोद जी, कि 8 को पार्लियामेंट में वाइट पेपर जो है वो लाया गया, और इस वाइट पेपर को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कि पहला ये है
कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यूरिंग द यूपीए रूल ऑफ 10 ईयर्स। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो आ जाता है कि करंट स्टेटस ऑफ द स्कैम्स कमिटेड अंडर यूपीए लेड गवर्नमेंट। उसके बाद तीसरा जो है वो है कि व्हाट मोदी गवर्नमेंट हैज डन टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो उस समय इट वाज इन फ्रेजाइल कंडीशन, बैड शेप में थी, उसको ऊपर लाने में, और उसी बेसिस के ऊपर कि हमने क्या किया। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम लोग व्हाइट पेपर इसलिए भी लाते हैं कि जो हमारी आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब तक वो कानून ना बने उनको एक खाका जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं और ये नहीं करने जा रहे हैं, और देश की जो इकॉनमी है उसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास ये जो है वो आपका पैरामीटर्स होंगे और ये फॉर्मेट है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने वही किया, इसको व्हाइट पेपर को पार्लियामेंट में रखा और बताया कि देश जो है वो 5वीं जो सबसे बड़ी इकॉनमी देश बना, उसके बाद हम तीसरी जो सबसे बड़ी इकॉनमी है वो कैसे बनेंगे, इसका खाका जो है वो पूरा इसमें तैयार किया गया। यहां तक इनकी मनमोहन सिंह जी की बात है, जो 10 साल का वो यूपीए रूल रहा, तो ये सबको मालूम है कि ऑल द मेजर डिसीजंस दे वर टेकन बाय 10 जनपद, और उनको कभी कोई डिसीजन जो है वो 7 रेस कोर्स रोड में तो होता ही नहीं था। ऑल द मेजर डिसीजन वर टेकन बाय द कोटरी ऑफ सोनिया गांधी, और उनकी जो किचन कैबिनेट थी वो डिसीजन लेती थी, एंड द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट जिनको हम लोग कहते हैं, ही वाज रन बाय अ रिमोट कंट्रोल। ये सबके सामने है कि जितनी भी देश के मुतालिक जो डिसीजन थे वो सोनिया गांधी और उनकी कोठरी ले रही थी। नरसिम्हा, ये अब मनमोहन सिंह जी तो वहीं बैठे हुए थे, वो हैंडकफ थे, उनको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था। तो अगर हम ये कहें और उसके बाद ये इल्जाम लगाएं दूसरों के ऊपर कि नहीं जी वैसा था, आपने जो सम्मान तब के प्राइम मिनिस्टर और ये इस देश के लोगों ने चैनल में देखा है कि प्रधानमंत्री जी के अध्यादेश को राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट में कोई और करता तो वो कांग्रेस के बाहर होता, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन राहुल गांधी ने एक अध्यादेश को किस वजह से उन्होंने फाड़ा, क्या उनकी पोजीशन थी, लेकिन वो अध्यादेश को पार्लियामेंट के बीच में फाड़ा गया। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सम्मान और उनकी इज्जत को दर्शाता है। राकेश जी, तो आपने इंफॉर्मेशन गलत दी है, वो पार्लियामेंट में नहीं फाड़ा गया था, एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बशीर साहब के पहुंचने से पहले नम्रता जी कुछ कहना चाहते थे, राकेश जी को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, और उनको शायद इस बात की आपत्ति हो कि सारे फैसले किचन कैबिनेट लिया करती थी। देखिए, आपत्तिजनक बातें करेंगे तो आपत्ति होगी। अभी इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, थोड़ी देर पहले ही इन्होंने कहा कि आज उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसकी आप गरिमा को फिर तार करते हैं, वो वही बात होगी। एक तरफ आप गांधी को पूछते हैं, दूसरी तरफ आप गोडसे को पूछते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर थे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो डिसीजन खुद नहीं लेते थे, वो रेनकोट पहन के, वो बातें याद करने योग्य हैं, पहन के ना वो बिल्कुल वो बातें याद करने योग्य हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री ने, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं। कभी वो सोनिया जी को किस नाम से पुकारते हैं? जर्सी गाय के नाम से। आज एथिक्स और मॉरल वैल्यूज की जब ये बात करते हैं तो हास्य प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि इस तरह की जब गरिमा को तार किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री का जो स्तर है, वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस स्तर को जिस तरह गिराया जा रहा है वो खुद ही एक विचार अधीन चीजें हैं। और बहुत दुख होता है कि आज प्रधानमंत्री इस तरह के वाक्यों का और ये उल्लेख कर रहे हैं। कभी ये किसी को बहुत अच्छा बताना चाहें तो उसकी अच्छी चीजें गिना देते हैं। आज इनको मनमोहन सिंह जी अच्छे लगने लगे, ये सोचते हैं कि हमारी कोठरी से उन्हें ले जाएंगे, लेकिन आज अच्छे लगे आज, लेकिन ये चीजें दर्शाती हैं कि हमारे पास एक लीडरशिप है जो इस तरह से काम करती रही है देश के लिए, और देश के लिए काम करती रहेगी, क्योंकि उनमें देश के लिए बनाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और आगे भी नहीं है कुर्बानियां देने के लिए, इसीलिए आप गिनवा नहीं। ब्लैक पेपर में इन्होंने ये भी जिक्र किया कि सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन का अतिक्रमण बढ़ा है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 में ही अब जा सकते हैं। सुरक्षा के साथ, किसमें कहा? सुरक्षा के साथ ब्लैक पेपर में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके द्वारा ये बात ब्लैक पेपर जारी की, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। चीन में, लद्दाख में चीन का अतिक्रमण हुआ है, 65
जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे, अब जो जवान हैं मात्र 26 पॉइंट पर ही जा सकते हैं। वो वाकई में ऐसा हुआ है? पहली चीज ये है कि चीन ने क्या किया, 62 में क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये लोगों के सामने 62 की बात करेंगे तो फिर दूर तक जाएगी। हाँ, इसीलिए हम उस चीज को जो उन्होंने कहा है कि चीन ने कितना 23,000 किलोमीटर या 24,000 किलोमीटर उनके पास है वो स्क्वायर किलोमीटर, उसके ऊपर बहस करने के बजाय हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है कि अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, मेजर डिसीजंस में अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेती है। मुझे याद है पंडित नेहरू जी के ज़माने में जब एक वो थे, क्या नाम है, जो आरएसएस से थे, नहीं, हाँ थे ना, वो क्या नाम है, मुझे याद स्लिप हो गया, उनको उन्होंने अपनी कैबिनेट में ले लिया। वो उससे निकल आए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद, देखो ना, डेमोक्रेसी में हमेशा इस चीज़ की गुंजाइश रहती है कि क्रिटिसिज्म होता है। किसी भी डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को जब बर्दाश्त नहीं की जाता है तो वो फिर डिक्टेटरशिप होती है। इस वक्त 2024 में हम देख रहे हैं कि जो मैसिव मैंडेट मिला बीजेपी को, उसका उन्होंने मिसयूज किया, उसको डंडे के तौर पे इस्तेमाल किया, ईडी को इस्तेमाल किया। हम इस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं कि ये जनाब ये जो वाइट पेपर में कितना सच है और क्या नाम है ब्लैक पेपर में क्या है, वो तो लोग फैसला करेंगे जिस वक्त वो वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं, व्हाइट पेपर को पढ़ने वाले या ब्लैक पेपर को पढ़ने वाले वोट नहीं देते। वोट देने वाला एक आम व्यक्ति है जो इस वक्त देख रहा है कि उसको महंगाई की चक्की में पिस रहा है। विशेष आम व्यक्ति को लगा 2014 में कि सत्ता बदलनी चाहिए, हो गया आम ही ना, लगा 2019 में जी कि और बहुमत देना चाहिए, 300 दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब वो जो 2019 है ना जी, मुमकिन है 3,70,000 करोड़ रिजर्व बैंक से निकाला गया जी। मैं जब पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि उस अमाउंट का क्या दिखाया है सीतारमन जी ने। मैं मान के चलता हूं नरसिम्हा राव जी को आज रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नरसिम्हा राव जी ने ही मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उस वक्त इंडिया ने सोना गिरवी रखा, ये हिस्ट्री है। और आज मैं आपको बताता हूं विनोद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की जाती है 2014 के बाद आज तक एक रेगुलर प्रोसेस है ना, रोड बन रहा है तो रेगुलर प्रोसेस है, चौड़ा हो रहा है तो रेगुलर प्रोसेस है। कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस पे दावा किया जाए कि जनाब हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया यहां हजारों लोग चले गए, उसमें लग गए। नहीं, इन्होंने सिर्फ दो आदमियों को प्रमोट करने की कोशिश की, एक अडानी एक अंबानी। अब वक्त आ गया है कि इस पर भी देखा जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहां, हाँ जी, IIT IIM की बात कर रहे हैं। मेरे यार सुन लीजिए, जितने पंडित नेहरू जी ने IIT बनाए हैं, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये IIT जो है ये पुराने प्रोजेक्ट थे। नो प्लीज, नो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा हमायत की बात नहीं है। एक चीज प्रोसेस में थी, वो उस वक्त कंप्लीट नहीं हुई, आज कंप्लीट हो रही, कौन सा कमाल है। हम वो चीज देखना चाहते हैं जो इन्होंने शुरू किया या इन्होंने उसको इनॉग्रेट किया और इसको खत्म किया। आपने टनल बनाए तो टनल तो मनमोहन सिंह जी ने इनॉग्रेट किए थे, उन्होंने भी फाउंडेशन स्टोन रखे थे। आपने IIT बनाया, उसकी फाउंडेशन स्टोन तो उन्होंने रखी। कहने का मतलब यह है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक चीज, बजट है उसमें जो डिफरेंस है उस वक्त, हाँ ये देखना है कि आम आदमी के ऊपर टैक्स कितना है। तो ये जो नम्रता जी ने कहा कि इस स्टेज के ऊपर आम आदमी के ऊपर टैक्स 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना नहीं 15 गुना ज्यादा है। लेकिन हम कहते हैं चलो फिर भी कोई बात नहीं है, टैक्स से नहीं मसला हल होगा। हाल ये होगा कि जो आपने वादा किया था, क्या आप स्विस बैंकों के नाम के ऊपर जो उस वक्त वोट था, क्या आप उसमें कुछ कर पाए? उसमें आज लिस्ट नहीं दिखा पाए आप कि कौन था, कौन कैसा था, कितना अमाउंट है, आज भी नहीं आप बात कर रहे हैं। उनको उनके ऊपर पर्दा क्यों है जी। बाकी इकॉनमी आपकी जो है, मैं मान के चलता हूं आज ये जो 2019 में कोविड आया,
चैलेंज था, कोविड हुआ, लेकिन जनाब बीजेपी ने कोविड की भी मार्केटिंग की। वो जो वैक्सीन है, मैं बचपन में इंजेक्शन लगाता था, किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा कि ये इंजेक्शन मैं दे रहा हूं। इन्होंने कोविड के अंदर जो वैक्सीन लगाई उसकी भी मार्केटिंग की, उसके अंदर भी फोटो लगाया। ये तो तरीका नहीं ना है, वो तो लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी, वैक्सीन बनी जिसने भी बनाई, लेकिन उसकी भी मार्केटिंग। आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन आपको बताते चलूं कि मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। मार्केटिंग की भी एक कला होती है। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो फिर कांग्रेस की लोगों ने ये कहा कि हम भी करते रहे, लेकिन हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की। ये कलाकार है, मार्केटिंग करते रहे। गोपाल जी, अब सवाल ये उठता है कि बार बार ये आरोप लगते हैं कि उधार ज्यादा हो गया है, इन्होंने ऋण ज्यादा ले लिया है, और उससे भी बड़ा ज्यादा ये होता है कि अपने खास मित्रों को ऋण इन्होंने माफ किया है। हाँ, वो क्या, उसका क्या असर पड़ता है? मैं एक फिगर बता रहा हूं आपको। 2014 में 294 अरब डॉलर जो हमारे पास फॉरेन करेंसी थी, और जो 2013 में 256 रह गई, यानी कम हुई। ये मैं यूपीए के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। अब जब यूपीए वाले ये आरोप लगाते हैं कि निरंतर उधार बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति पर अरबों का उधार है या करोड़ों का उधार है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब हम महंगाई की बात करते हैं, सो महंगाई का बढ़ना जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कोई बुरी बात नहीं होता, अगर वो कंट्रोल्ड हो। ये मैं बात कह रहा हूं। महंगाई जो बढ़ती है वो हमारी बास्केट ऑफ कमोडिटीज से बढ़ती है। आज आप कोई घर ले लीजिए जिसमें 4 मेंबर हैं, 4 मोबाइल फोन चलते हैं, 2-3 हजार रुपया मोबाइल कंपनी को देते हैं जी। आपके टीवी चलते हैं, एसी चलते हैं। आज से अगर 20, 25, 30 साल, 40 साल आप पीछे चले जाएं, तो आपके पास क्या इतनी कमोडिटीज आप इंजॉय कर रहे थे? जी। आपकी ट्रैवलिंग देख लीजिए, हर घर में गाड़ियां, हर घर में बाइक्स हैं। अगर आप गाड़ियों के सेल डाटा देख लीजिए, 4 व्हीलर के, 2 व्हीलर के, एक निरंतर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई खरीद रहा है, किसी के पास पैसा है, और वो जब उसे चलाएगा, तेल इस्तेमाल करेगा, ये सारी फैसिलिटीज हम ले रहे हैं, तो भाई हमें पैसा तो देना पड़ेगा। सो इसलिए अगर हम महंगाई का रोना, अगर वो तो जब से मैंने होश संभाली है, तो तब से मैं सुनता साहब महंगाई बढ़ गई, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, स्टेट में एनसी की सरकार हो, पीडीपी की, किसी की हो, सेंटर में किसी की भी हो, महंगाई का मुद्दा हमेशा रहा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल के लिए महंगाई होता है। उसे लगता है हर आदमी इससे जुड़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो चीज आप कह रहे हैं, उधार की जो बात है, जब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होता है, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, आपको पैसा चाहिए, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उधार लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि भाई रोड एक नेचुरल प्रोसेस है, नेटवर्क बन रहा है, लेकिन उसकी बनने की गति जो है वो इंपॉर्टेंट है। किस रेट पे बढ़ रहा है, पर ईयर कितने किलोमीटर पहले बनती थी, अब कितनी बन रही है, दैट इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है, उससे डेवलपमेंट जो है बूस्ट होती है। जैसे आपकी जहां पे रिंग रोड्स बनेगी, जहां बड़े हाईवेज बनेंगे, उसके आगे पीछे आपका हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, जिससे आम आदमी के लिए हाउसिंग जो है वो ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, ज्यादा आप चीजें क्रिएट कर पाते हैं, असेट्स क्रिएट कर पाते हैं, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो उधार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपरली खर्च कर रहे हैं, अगर आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में कर रहे हैं जी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे इकोनॉमी को इकोनॉमी जब बढ़ रही है तो उसको पैसा तो चाहिए, और पैसा जो है, और जो दूसरी बात आपने कही है कि कुछ खास लोगों के जो लोन माफ करने, ऋण माफ किया जाए, इसमें जाहिर है कि जो भी सरकार है अगर वो ऐसा कर रही है तो जाहिर है कि उसके ऊपर अपोजिशन के पास पूरा राइट है उसको टोकने का और उनको रोकने का, क्योंकि अपोजिशन का भी एक रोल है। अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपकी डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपोजिशन को बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको महंगाई पे भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, और उनको इस तरीके की कोई भी अगर किसी भी तरह का स्कैंडल हो रहा है तो उसको बाहर लाएं वो, और पब्लिक के सामने लाएं, तो पब्लिक उस पर अपना फैसला लेगी। जी राकेश जी, आपके जाने से पहले, आपके पास आने से पहले मैं ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा कि मोदी सरकार का 3 पार्ट में श्वेत पत्र क्या है और पेश किया गया है।
पार्ट ए, यूपीए सरकार में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, ये बताया गया है, जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 5 साल महंगाई चरम पर रही, खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। 10 साल में मात्र 16,000 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण हुआ। 2010 से जीएसटी लागू करने का वादा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये कोशिश थी यूपीए सरकार पार्ट ए की। पार्ट बी की बात करते हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार, 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। कोयला आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार हुआ, इसको लेकर के बड़ा हो हल्ला हुआ था और सरकार भी शायद इसी के आधार पर गिरी थी। 2G टेलीकॉम घोटाला, और इसमें 1.76 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का जो है डाटा डिफिसिट हुआ था। पार्ट 3 में जो श्वेत पत्र में बताया गया है। इकोनॉमी मजबूत हुई 2027 तक, ये मोदी सरकार का है। इकोनॉमी मजबूत हुई 2027 तक, तीसरे नंबर की इकोनॉमी ये बन जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, सड़कों का निर्माण हुआ, गति 3.3 गुना बढ़ी, यानी लगभग 3 टाइम्स बढ़ी। एनडीए सरकार के 10 साल में एयरपोर्ट दुगने हुए। इलेक्ट्रिकल रेल आमदनी किसान की 2 गुना आपने दावा किया था, क्या वो आमदनी बढ़ी है? राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल मैंने बशीर साहब से पूछा था, आपसे भी पूछूंगा कि चाइना अंदर क्यों आ गया है और 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर ही आप क्यों जा पा रहे हैं? नोटबंदी को उन्होंने विनाशकारी बताया है, यानी यूपीए ने या विपक्ष ने नोटबंदी को विनाशकारी बताया है और बार बार ये आरोप रखते हैं कि अदानी अंबानी के ऋण आप माफ करते हैं। खास मित्रता है या ये देश हित में है? ये 2-4 बातें आप बता दीजिए। पहले मैं स्विस बैंक वाली साइड पे आता हूं, क्योंकि बशीर साहब ने 2-3 दफे कोट करा कि भाई स्विस बैंक की कोई लिस्ट आनी थी तो अभी तक नहीं आई, उसका बहुत बारी जिक्र हुआ। हम स्विस बैंक तक तो तब पहुंचे जब धीरज साहू से निकले। हम स्विस बैंक तक तब पहुंचे जब हम हेमंत सोरेन की BWM कार से निकले। हम स्विस बैंक तक तब पहुंचे जब जीजा जी, जिसकी आप मुझे लगता है कि आप भूल गए बीच में, आपने 2G स्कैम का जिक्र किया, आपने कोल स्कैम का जिक्र किया, आपने स्पेक्ट्रम का जिक्र किया, लेकिन आपने जीजा जी का जिक्र नहीं किया। वो देखें कि एक इंसान जिसके पास, और मेरी कोशिश रहती है पर्सनलाइज ना किया जाए, तो ये वो देखिए, आप देखिए ना उसमें कि आप सबसे ये इस देश में पहली बार हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक आदमी को लोन दे रही है और वो उसी लोन से जगह खरीद रहा है और वो उसी जगह को 3-4 गुना बढ़ाकर वही DLF कंपनी को बेच रहा है। ये यहीं पर है। हम इसी स्कैम से इनको रोकने से बाहर निकले और फिर उसके बाद ये जो तीसरी दफे हम लोग प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, आप देखेंगे स्विस बैंक की लिस्ट भी जो है वो आपके सामने आएंगी और ये जो बड़े बड़े चेहरे जो है, जो छुपे चेहरे हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि अडानी और अंबानी के ऊपर बहुत मेहरबान है। अभी कर्नाटका में गवर्नमेंट बनी, पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार बनी, हमने मैंडेट को स्वीकार किया, वहां के लोगों ने मैंडेट दिया। उसी कर्नाटक की सरकार ने अंबानी और अडानी दोनों को प्रोजेक्ट्स दिए, तो क्या वहां पर बीजेपी की सरकार है ये? और अब एक चीज और मैं जोड़ दूं कि रिलायंस वर्ल्ड कप बड़ी पहले हुआ। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि रिलायंस जो है वो आज सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से नहीं है,
वो पहले से ही एक बिजनेस घराना है और बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी देश में और देश के बाहर भी हुई हैं, ये सब जानते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो हमारे परम मित्र हैं, आज हम ये कह दें कि वो कांग्रेस के भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां इनको समस्या क्यों नहीं है। लेकिन सेंटर में अगर उनका कोई प्रोजेक्ट है या किस तरह की वो पॉलिसीज में वो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कहना कि नहीं वो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है, ये ऐसा नहीं है। और किस तरह के लोन जो है वो माफ किए जा रहे हैं उसके ऊपर सीधा अगर आपके पास कुछ है तो आपको पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। राहुल गांधी जिस बात का जिक्र करते हैं, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उन्होंने पीछे कहा ओबीसी की, अभी पीछे बात करी नम्रता जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी नहीं। इस देश को कास्टलेस पॉलिटिक्स से अगर ऊपर लाने में आज अगर किसी का योगदान है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है जी, जो इसको जाति आधारित जो राजनीति है उससे बाहर लेकर आए। अब मैं अगर कहूं कि क्या एक मिनट रुक जाइए बशीर साहब, रुक जाइए। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्या नेहरू जी ओबीसी से थे? क्या इंदिरा जी ओबीसी से थी? क्या राजीव जी ओबीसी से थे? तो अगर कांग्रेस को ओबीसी की इतनी चिंता है तो वो अपना अध्यक्ष ओबीसी को क्यों नहीं बनाती पहले जी? क्यों नहीं बनाती? को बनाया? एक मिनट रुक जाइए ना, मैं बोल रहा हूं, अब आप सुनिए। और क्यों नहीं बनाती? ये जो मैंने 3 प्रधानमंत्रियों के नाम लिए, क्या वो तीनों ओबीसी थे? हम बात ये कह रहे हैं कि देश जो है, सरकारें जो हैं वो अकेले एक जाति के लोग नहीं चलाते। और दूसरा, जातिगत गणना के ऊपर इनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार जो है वो बनने नहीं जा रही है, तो अब ये देश को फिर उसी जातिवाद के गर्त में धकेलना चाहते हैं जिसकी रोटियां इन्होंने पिछले 70 सालों में खाई है। चलिए नम्रता जी, सवाल ये उठता है कि न्याय यात्रा आपकी निकल रही है और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, मीडिया दिखा भी रहा है। आपकी ये शिकायत रहती है कि मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं, और आपने ये कहा कि 10 साल का कार्यकाल जो अन्याय काल है, क्या इसका आपको 2024 के लोकसभा में चुनावों में इसका लाभ मिलेगा आपको, या पब्लिक समझ पाएगी कि वाकई में ये एक अन्याय काल है? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्कर आज भी आपको दूर दराज किसी एरिया में मिलेगा, और आज वो वर्कर का ये फर्ज बन जाएगा कि वो इन सब कुनीतियों को उजागर करके घर घर तक पहुंचाए। और आपके माध्यम से भी मैं देश भर की जनता को भी ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका एक ऐसा साधन है जिस तक हम दुनिया तक पहुंच सकते हैं, कि आज कांग्रेस जो बात करती है वो लॉजिकल बात करती है, वो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात नहीं करती। और जहां तक जातिगत गणना की बात की, जनगणना की बात की, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा कि मैं गौंड हूं, मैं तेली हूं, हमने नहीं कहा कि वो बोले। और फिर हमें पता चलता है कि एक वाटर पार्क में मुंबई की एक वहां का उद्योगपति ने, बहुत बड़ी, जिनका एक मैगजीन भी चलता है, उन्होंने उन्हें सम्मानित किया और कहा कि मोदी जी एक बड़े उच्च वर्ग से आते हैं और आज हम बहुत खुश हैं कि ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। तो ये दो, जब एक चीफ मिनिस्टर सिर्फ अपने आप के लिए रोना रोता है, वहीं पे एक प्रधानमंत्री जिसको 200 साल से ब्रिटिशर्स रूल कर रही थी इस देश को, और उसको ऐसा एक देश मिलता है जिसके पास इकोनॉमी कुछ नहीं होती और वो उसको चलाता है, और वो किस तरह से अच्छी कुशलता से इस देश को लेकर चलता है। और वहीं मोदी जी जो 70 साल जिस देश को बना और जिस पे ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनी, उसके लिए रोते हैं कि पिछले 10 सालों में ये हो गया, वो हो गया, मोदी, इंदिरा जी ये कर गई, नेहरू जी ये कर गए। तो वहीं आपकी ये जो अपेक्षाएं हैं उसके लिए समय अलो नहीं कर रहा है, हमें पीछे से कॉल आ रही है, समय हमें इजाजत दें। नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि हमने पब्लिक में श्वेत पत्र भी रख दिया है और व्हाइट पेपर भी रख दिया है, अब फैसला पब्लिक को लेना है। कहा जाता है कि सबको फिक्र है खुद को सही साबित करने की, ऐसे ये जिंदगी नहीं इल्जाम हो। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।